एक 4 व्हील वाला कॉम्बिनेशन लॉक सोचिए। हर व्हील पर 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं। सवाल यह है कि इस लॉक को कितने अलग अलग तरीकों से सेट किया जा सकता है। हाथ से पूरी लिस्ट बनाने बैठिए तो शाम हो जाएगी और गिनती फिर भी बीच में खो जाएगी। लेकिन काउंटिंग का एक छोटा सा रूल लगाते ही जवाब 10,000 निकल आता है, वो भी बिना कुछ लिखे। गेटडा में प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आसान लगते हैं उनमें से ज्यादातर असल में काउंटिंग के ही सवाल हैं। फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से भाग देना। काउंटिंग पक्की हुई तो वो मार्क्स मुफ्त के हैं, और कच्ची रही तो फॉर्मूला याद होते हुए भी आंसर गलत आता है। इसलिए ये पूरा टॉपिक हम 0 से बनाएंगे और आखिर में एक असली गेट क्वेश्चन तक ले जाएंगे। सबसे पहले काउंटिंग की जड़ पकड़िए। मान लीजिए आपके पास 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स, और आपको एक आउटफिट चुनना है। शुरुआत यहां से। पहली शर्ट ब्लू चुनी या फिर दूसरी शर्ट रेड, यानी पहले स्टेप में सिर्फ 2 रास्ते खुले। अब ब्लू शर्ट के साथ जीन्स, या ब्लू शर्ट के साथ खाकी, या ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक। इस एक ब्रांच से ही 3 रास्ते निकल गए। अब रेड शर्ट पर आइए। रेड के साथ जीन्स, रेड के साथ खाकी और रेड के साथ ब्लैक। गौर कीजिए, हर शर्ट के साथ पूरे 3 पैंट्स वाले रास्ते दोबारा खुले। इसलिए टोटल आउटफिट्स हुए 2 इंटू 3 यानी 6। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। जब चॉइसेस एक के बाद एक की जाती हैं तो वो जुड़ती नहीं, गुणा होती हैं। इसी रूल को थोड़ा और खींचते हैं, क्योंकि गेट इसी की नींव पर सवाल बनाती है। जब भी काम को अलग अलग स्टेप्स में तोड़ा जा सके, हर स्टेप के तरीके आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। शर्ट्स और पैंट्स वाला केस यही था। 2 इंटू 3 बराबर 6। अब एक टेस्ट सोचिए जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन 4 तरीकों से भरा जा सकता है, दूसरा भी 4 तरीकों से, और यही बात हर क्वेश्चन पर लागू है। तो पूरा पेपर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तरीकों से भरा जा सकता है, यानी 4 टू द पावर 5, जो होता है 5024। इससे पहला फॉर्मूला मिल गया। अगर स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में n चॉइसेस हैं और एक ही चीज बार बार चुनी जा सकती है, तो जवाब है n टू द पावर r। इसे रिपीटेशन अलाउड वाला केस कहते हैं। लॉक का जवाब भी यही था, 10 टू द पावर 4 यानी 10,000। अब काउंटिंग का सबसे जरूरी सवाल, जिस पर पूरा टॉपिक बटा हुआ है, ऑर्डर मैटर करता है या नहीं। ये तस्वीर देखिए, एक रेस का पोडियम है जिस पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अपनी अपनी जगह रखे हैं। यहां यह मायने रखता है कि कौन किस पोजीशन पर है। अथर्व को गोल्ड और दिया को सिल्वर। ये दिया को गोल्ड और अथर्व को सिल्वर से बिल्कुल अलग नतीजा है। लोग वही, पर आउटकम अलग। यही ऑर्डर्ड काउंटिंग है, जिसे परम्यूटेशन कहते हैं। अब उसी दौड़ के बाद अगर सिर्फ ये चुनना हो कि किन 3 एथलीट्स को अगले कैंप में भेजना है, तो नामों का क्रम बेमानी हो जाता है। वही 3 लोग, चाहे किसी भी क्रम में बोलिए, एक ही ग्रुप है। यही अनऑर्डर्ड काउंटिंग है, यानी कॉम्बिनेशन। हर काउंटिंग सवाल में सबसे पहले यही तय कीजिए। पहले ऑर्डर्ड वाला केस पूरा करते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन रूल का सीधा बच्चा है। मान लीजिए 10 फ्रेंड्स हैं और 3 टिकट्स हैं जिन पर सीट नंबर लिखा है, यानी ऑर्डर मायने रखता है। पहली टिकट 10 लोगों में से किसी को भी दी जा सकती है। दूसरी टिकट के लिए बचे 9 लोग और तीसरी के लिए बचे 8। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी 720। इसी को जनरल शक्ल दीजिए। पहला स्लॉट n तरीकों से भरता है, दूसरा n-1 तरीकों से, और घटते घटते r स्लॉट्स तक, जहां आखिरी स्लॉट n-r+1 तरीकों से भरता है। इस पूरे घटते हुए प्रोडक्ट को छोटा लिखने का तरीका है npr बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वाला रूप सिर्फ लिखने की सहूलियत है। असली काम वही घटते हुए स्लॉट्स कर रहे हैं। जांच भी कर लीजिए। 10p3 बराबर 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ऊपर और नीचे 7 फैक्टोरियल कट जाता है, बचता है 10 इंटू 9 इंटू 8
यानी 720। वही जवाब। दोनों रास्तों से। अब अनऑर्डर्ड केस पर आइए, क्योंकि यहीं से कॉम्बिनेशन जन्म लेता है। मान लीजिए 3 लोग हैं, A, B और C, और इनमें से 2 को चुनना है। पहले ऑर्डर के साथ गिनते हैं, यानी 3p2, जो बनता है 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इन्हें साथ साथ रख कर देखिए, ए बी और बी ए ऑर्डर्ड हिसाब से ये अलग हैं, पर लोग वही के वही हैं, तो ग्रुप एक ही है, ए सी और सी ए। फिर वही कहानी, दोनों मिलकर एक ही ग्रुप, और बी सी तथा सी बी भी एक ही ग्रुप, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स सिकुड़कर सिर्फ 3 ग्रुप्स बन गए, और हर ग्रुप ठीक टू बार गिना गया था। ये 2 आया कहां से? 2 चीजों को आपस में टू फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, इसलिए ऑर्डर भुलाना हो तो आर फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। बस यही कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये हुई, n चीजों में से आर चीजें बिना ऑर्डर के चुनना, जिसे लिखते हैं NCR, और ये परम्यूटेशन को आर फैक्टोरियल से भाग देकर मिलता है, यानी n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। 10 फ्रेंड्स में से 3 का ग्रुप बनाना हो तो 10p3 बराबर 720, उसे 3 फैक्टोरियल यानी 6 से भाग दीजिए, मिलता है 120। साथ में तो छोटी बातें गांठ बांध लीजिए, NC0 और NCN दोनों 1 होते हैं, क्योंकि किसी को न चुनने का भी एक ही तरीका है और सबको चुन लेने का भी। और NCR बराबर NCN माइनस R, क्योंकि ये तय करना कि किसे लेना है उतना ही काम है जितना ये तय करना कि किसे छोड़ना है। इसी शॉर्टकट से 25C23 डरावना नहीं रहता, वो सिर्फ 25C2 है, यानी 300। अब वो टेबल जो पूरे टॉपिक को एक तस्वीर में बांध देती है। हर काउंटिंग सवाल में सिर्फ 2 बातें पूछनी है, ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, और क्या एक ही चीज दोबारा चुनी जा सकती है। यही दोनों सवाल इस टेबल के पहले 2 कॉलम्स हैं, और तीसरे कॉलम में जवाब रखा है। इन्हीं से 4 रास्ते बनते हैं, और काउंटिंग में इनके अलावा कुछ है ही नहीं। पहला, ऑर्डर मैटर करता है और रेपिटेशन अलाउड है, जैसे पिन, पासवर्ड या लॉक। जवाब n टू दी पावर r। दूसरा, ऑर्डर मैटर करता है पर रेपिटेशन नहीं, जैसे मेडल्स बांटना या नंबर्ड सीट्स पर बैठाना। जवाब NPR। तीसरा, ऑर्डर मैटर नहीं करता और रेपिटेशन भी नहीं, जैसे कमेटी, टीम या कार्ड्स का एक हैंड। जवाब NCR। और आखिरी, ऑर्डर मैटर नहीं करता पर रेपिटेशन अलाउड है, जैसे एक जैसी चीजें अलग अलग बॉक्सेस में बांटना। जवाब है N+R-1। चूज R। ये चौथा केस ही सबसे कम पढ़ा जाता है, और गेट ने ठीक इसी पर सीधा सवाल पूछा है, इसलिए अगले स्टेप में इसे बनाकर देखते हैं। इस चौथे केस को पकड़ने का सबसे साफ तरीका ये तस्वीर है। एक लाइन में बिल्कुल एक जैसी कैंडीज रखी है, और उनके बीच कुछ पतली छड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। हर छड़ी एक दीवार है। पहली दीवार से पहले वाली कैंडीज पहले बच्चे की, दीवारों के बीच वाली अगले बच्चे की, और आखिरी दीवार के बाद वाली आखिरी बच्चे की। अब गौर कीजिए, कैंडीज आपस में बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए यह मायने ही नहीं रखता कि कौन सी कैंडी किसे मिली। सिर्फ ये मायने रखता है कि दीवारें कहां खड़ी हैं। यानी पूरा सवाल बदलकर यह हो गया कि दीवारों की जगहें कितने तरीकों से चुनी जा सकती हैं। इसी ट्रिक को स्टार्स एंड बार्स कहते हैं, और ये देखने में जितनी छोटी है, एग्जाम में उतनी ही ताकतवर है। अब इसे नंबर्स में बांधते हैं। मान लीजिए 20 आइडेंटिकल यूनिट्स को 4 बॉक्सेस में बांटना है, और किसी बॉक्स का खाली रह जाना भी अलाउड है, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 बराबर 20। जहां हर N0 या उससे बड़ा है, इसे स्टार्स एंड बार्स में बदलिए। 20 स्टार्स एक लाइन में, और उनके बीच 3 बार्स। बार्स जहां बैठेंगी वहीं से हिस्से कट जाएंगे। बार्स 3 ही चाहिए, बॉक्सेस से एक कम, क्योंकि 4 हिस्से करने के लिए 3 दीवारें काफी हैं। अब कुल जगहें गिनिए। 20 स्टार्स और 3 बार्स मिलकर
एक लाइन में 23 पोजीशंस बनाते हैं। इन 23 में से किन्हीं 3 जगहों पर बार्स रख दीजिए, बाकी अपने आप स्टार्स हो जाएंगी। यानी जवाब है 23 चूज 3, जो बनता है 771। जनरल फॉर्मूला यही है। n आइडेंटिकल आइटम्स को के बॉक्सेस में बांटने के तरीके हैं n प्लस के -1 चूज के -1। और अगर हर बॉक्स में कम से कम एक आइटम जरूरी हो तो पहले हर बॉक्स को एक एक आइटम दे दीजिए। अब बचते हैं n-k आइटम्स, जो फिर से आजाद बांटते हैं और जवाब बन जाता है n-1 चूज k-1। अब एक और केस जो गेट को बहुत पसंद है, जब अरेंज होने वाली चीजों में से कुछ आपस में बिल्कुल एक जैसी हों। ये तस्वीर देखिए। मोज़ेक की एक लाइन है जिसमें कुछ टाइल्स हूबहू एक जैसी हैं। अब उन एक जैसी टाइल्स को आपस में बदल दीजिए। तस्वीर में कुछ भी नहीं बदला, वही पैटर्न सामने है। लेकिन अगर आपने सीधा फैक्टोरियल लगा दिया तो वो अदला बदली एक नई अरेंजमेंट मानकर गिन ली जाएगी और आंसर बढ़ा हुआ आएगा। तो यहां भी वही करना है जो कॉम्बिनेशन में किया था। जितनी ऑर्डरिंग्स को हम पहचान ही नहीं सकते, उतनी से भाग दे दीजिए। ओवर काउंटिंग करके फिर उसे हटा देना। पूरी काउंटिंग की रीड यही सोच है। एक मिसाल लीजिए, वर्ड LEVEL। इसमें 5 लेटर्स हैं, जिनमें L 2 बार आता है, E भी 2 बार और V 1 बार। अगर सारे लेटर्स अलग होते तो जवाब सीधा 5 फैक्टोरियल यानी 120 होता। पर दोनों L बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए उन्हें आपस में बदलने पर वर्ड वही रहता है और 5 फैक्टोरियल ने उसे अलग गिन लिया। यही ओवर काउंटिंग है। इसलिए हर दोहराई गई चीज की इंटरनल ऑर्डरिंग्स हटा दीजिए। L के लिए 2 फैक्टोरियल और E के लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो जवाब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 120 अपॉन 4, जो है 30। सीधा फैक्टोरियल लगाने से 4 गुना ज्यादा आ रहा था। जनरल रूल यही है। n आइटम्स को अरेंज करने के तरीके हैं n फैक्टोरियल अपॉन हर रिपीट काउंट के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। BA जैसे वर्ड पर भी यही लगेगा और वो थोड़ी देर में काम आने वाला है। अब एक बात जो गेट बार बार इस्तेमाल करती है। मान लीजिए 5 अलग अलग चीजें हैं और आप कोई भी सबसेट चुन सकते हैं। हर चीज के लिए सिर्फ एक फैसला है, लेनी है या नहीं। इन्हें साइज के हिसाब से गिनते हैं। एक भी नहीं लेनी तो सिर्फ 1 तरीका, खाली सबसेट। ठीक, एक चीज लेनी है तो 5 तरीके, 2 चीजें लेनी है तो 5C2 यानी 10 तरीके, 3 चीजें तो फिर से 10, क्योंकि NCR बराबर NCN-R, 4 चीजें तो 5 तरीके और सारी 5 चीजें लेने का एक ही तरीका। अब इन सब को जोड़िए। 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 बराबर 32, जो ठीक 2 द पावर 5 है। सीधा रास्ता भी यही कहता है, हर चीज के लिए 2 में से एक फैसला, यानी 2 × 2 × 2 × 2। इसलिए n चीजों के सबसेट्स होते हैं 2 to the power n। और नॉन एम्प्टी चाहिए तो एक घटा दीजिए। ये बात गेट के आखिरी सवाल में सीधी काम आएगी। अब काउंटिंग को प्रोबेबिलिटी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही जोड़ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जब हर आउटकम बराबर लाइकली हो तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक भिन्न है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी प्रोबेबिलिटी का सवाल असल में काउंटिंग के 2 सवाल हैं, नीचे कितने और ऊपर कितने। यह तस्वीर उसी की है। एक कटोरे में बिखरे हुए डाइस, हर फेस को बराबर मौका। जब भी सवाल में एटलीस्ट, एग्जैक्टली या ऑल डिफरेंट जैसे शब्द दिखें, समझ जाइए कि यह काउंटिंग का सवाल है जिसने प्रोबेबिलिटी का कपड़ा पहन रखा है। और इन शब्दों में सबसे खतरनाक है एटलीस्ट, क्योंकि उसका सीधा रास्ता सबसे लंबा होता है। उसके लिए एक अलग तरीका चाहिए, जो अभी देखते हैं। सवाल ये है, 5 डाइस एक साथ फेंके गए, कम से कम एक पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सीधा रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि ठीक एक 6, ठीक 2 6, ठीक 3 6, सब अलग अलग गिनने पड़ेंगे। इसलिए उल्टा चलिए। पहले टोटल आउटकम्स, हर डाई पर 6 चॉइसेस, तो 6 to the power 5।
यानी 7776। अब वो आउटकम्स गिनिए जिनमें एक भी 6 नहीं है। हर डाई पर बाकी 5 फेसेस बचते हैं। तो 5 टू द पावर 5 यानी 3125। अब घटा दीजिए, कम से कम एक 6 वाले आउटकम्स हुए 4651। प्रोबेबिलिटी के रूप में यही बात और साफ दिखती है। 1 - 5/6 होल टू दी पावर 5 जो लगभग 0.6 है। इस कॉम्प्लीमेंट वाले रास्ते को गांठ बांध लीजिए, एटलीस्ट एक बार भी दिखे तो पहले उल्टा गिनिए और फिर एक में से घटा दीजिए। अब एक पूरा एग्जाम लेवल सवाल जिसमें दोनों फॉर्मूलाज एक साथ चलते हैं। एक 4 डिजिट पिन रैंडमली बनता है, हर डिजिट 0 से 9 तक, और रिपीट करने की इजाजत है। पूछा है कि चारों डिजिट्स अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले डिनोमिनेटर, हर स्लॉट में 10 चॉइसेस, तो 10 टू द पावर 4 यानी 10,000। अब न्यूमरेटर, जहां सारे डिजिट्स अलग चाहिए। पहले स्लॉट में 10 चॉइसेस, दूसरे में बचे 9, तीसरे में 8 और चौथे में 7। ये प्रोडक्ट है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी 5040। और ये ठीक 10p4 है क्योंकि यहां ऑर्डर मायने रखता है और रेपिटेशन की इजाजत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बनी 5040 अपॉन 10,000 यानी 0.504, यानी आधे से बस जरा सा ऊपर। यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि एक ही सवाल में डिनोमिनेटर रेपिटेशन वाला केस था और न्यूमरेटर रेपिटेशन रहित। गेट यही मिला जुला रूप सबसे ज्यादा पूछती है, इसलिए ऊपर और नीचे को हमेशा अलग अलग सोचिए। अब वो ट्रैप जिस पर सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, और ये फॉर्मूला भूलने से नहीं होता, ये सवाल गलत पढ़ने से होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एनपीआर और एनसीआर दोनों याद रखते हैं, पर यह तय करने में चूक जाते हैं कि लगेगा कौन सा। पहचान आसान रखिए। कमिटी, टीम, ग्रुप, सिलेक्शन, कार्ड्स का हैंड, इनमें ऑर्डर बेमानी है। तो कॉम्बिनेशन, पासवर्ड, पिन, सीटिंग, मेडल्स, रैंकिंग, इनमें ऑर्डर ही सब कुछ है। तो परम्यूटेशन। दूसरी बड़ी चूक रेपिटेशन की है। सवाल में विद रिप्लेसमेंट या रिपीट्स अलाउड जैसे शब्द ढूंढिए, क्योंकि वही तय करते हैं कि n टू दी पावर r लगेगा या npr। तीसरी चूक, एक जैसी चीजों पर सीधा फैक्टोरियल लगा देना बिना रिपीट्स को हटाएं। और चौथी, एटलीस्ट को सीधा गिनने बैठ जाना जबकि उसका सही रास्ता कॉम्प्लीमेंट है। यही 4 सवाल हर बार पूछिए, उसके बाद ही कैलकुलेशन शुरू कीजिए। अब एक सवाल जो गेट लेवल से थोड़ा ऊपर है, पर इसकी ट्रिक एक बार सीख लेने पर हमेशा काम आती है। वर्ड लीजिए, BANAN। इसमें 6 लेटर्स हैं, A 3 बार, N 2 बार, B 1 बार। तो कुल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 60। अब पूछा यह है कि इनमें से कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें कोई भी 2n आमने सामने न हो। ट्रिक ये है, पहले बाकी लेटर्स को बैठा दीजिए। आ और बी को अरेंज करने के तरीके हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 4। अब इन 4 लेटर्स के आसपास खाली जगहें गिनिए। शुरू में 1 और हर लेटर के बाद 1 यानी कुल 5 गैप्स। n को इन्हीं गैप्स में डालना है और एक गैप में सिर्फ एक n। ऐसा करते ही वो कभी आमने सामने नहीं आ सकते। तो 5 गैप्स में से 2 चुनिए। 5C2 यानी 10, इसलिए जवाब है 4 इंटू 10 यानी 40। जांच भी कर लीजिए, जिन अरेंजमेंट्स में दोनों n साथ हैं वो 20 निकलती है और 40 प्लस 20 बराबर 60 यानी पूरा टोटल। इस तरीके का नाम याद रखिए, गैप मेथड। जहां भी नो टू एडजेसेंट लिखा हो, पहले बाकी को बैठाइए, फिर गैप्स चुनिए। अब असली गेट सवाल 2026 का क्वेश्चन 19। सेट एस में 1 से 2026 तक के नंबर्स हैं और इसमें से एक नॉन एम्प्टी सबसेट m रैंडमली चुना जाता है।
पूछा है m के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन होने की प्रोबेबिलिटी। सेट में ऑड नंबर्स 1013 है, इवन भी उतने ही। अब डिनोमिनेटर n एलिमेंट्स के सबसेट्स टू 2d पावर n होते हैं। नॉन एम्प्टी चाहिए तो एक घटा दीजिए, 2 टू डी पावर 2026 माइनस 1। न्यूमरेटर पर सीधे जाना भारी है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट लीजिए। प्रोडक्ट इवन कब नहीं होगा? तभी जब कोई भी इवन नंबर चुना ना गया हो, सिर्फ ऑड में से चुनिए। 1013 एलिमेंट्स के नॉन एम्प्टी सबसेट्स यानी 2 टू द पावर 1013 माइनस 1। अब घटाइए, ऊपर बचता है 2 दाई पावर 2026 माइनस 2 टू दाई पावर 1013। इसमें से 2 टू द पावर 1013 कॉमन निकालिए। जवाब है 2 टू द पावर 1013 इंटू 2 टू द पावर 1013 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 2026 माइनस 1। यही ऑप्शन सी है, ऑफिशियल की भी यही। नीचे वाला -1 ही असली फर्क है। जिस ऑप्शन में वो गायब है वो इसी वजह से गलत है। समेटते हैं, काउंटिंग की जड़ मल्टीप्लिकेशन रूल है। स्टेप्स में किए गए चॉइसेस गुणा होते हैं। फिर हर सवाल में 2 चीजें तय कीजिए, ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, और रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। ऑर्डर के साथ और रेपिटेशन के साथ n टू द पावर r, ऑर्डर के साथ पर बिना रेपिटेशन npr, बिना ऑर्डर और बिना रेपिटेशन ncr, और बिना ऑर्डर पर रेपिटेशन के साथ स्टार्स एंड बार्स। एक जैसी चीजों को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल को हर रिपीट काउंट के फैक्टोरियल से भाग दीजिए। n चीजों के सबसेट्स टू दी पावर n होते हैं। एटलीस्ट दिखे तो कॉम्प्लीमेंट लीजिए, और नो टू एडजेसेंट दिखे तो गैप मेथड। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए, वहां 5 सवाल हैं, 3 असली गेट के और 2 और भी कड़े, सब पूरे हल के साथ।